तुम्हारी ज़िंदगी के कई पन्ने अभी अधूरे हैं, इनको लिख कर पूरा करना तुम्हारा काम है। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मैं बिलाल अहमद आपकी इस कॉम्पिटिटिव गुरु चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपका वीडियो सीरीज़ कंटिन्यू अपलोड हो रहा है, चाहे वो मॉडर्न हिस्ट्री का हो या बीपीएससी का प्रैक्टिस सेट हो या फिर बिहार स्पेशल हो और या फिर पॉलिटी का वीडियो हो। धीरे धीरे करके एक एक वीडियो हर सब्जेक्ट का अपलोड होता जा रहा है। अब आप लोगों का काम है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपनी तैयारी में ज़ोर शोर से जुड़ जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अटेम्प्ट करें और बहुत जल्द ही आप लोगों का करंट अफेयर का वीडियो भी अपलोड होने लगेगा। एक आध दो दिन में हम बहुत जल्द ही आप लोगों के लिए करंट अफेयर का भी प्लेलिस्ट बना देंगे और उसमें एक एक करके टॉपिक वाइज वीडियो अपलोड करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो आपको मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक्स लेके आए हैं। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री के 20-25 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, जिसमें से बहुत सारे टॉपिक्स एक एक करके हम कवर कर दिए हैं, प्लस उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करवा दिए हैं। अगला जो आपका मॉडर्न हिस्ट्री का वीडियो जो है वो गवर्नर जनरल से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे 1857 की क्रांति, तो हम लोग सब पढ़ चुके हैं अच्छे से। इसके बाद अगला टॉपिक जो आपका आ रहा है वो ब्रिटिश काल में जितने भी गवर्नर बन के आए या गवर्नर जनरल बन के आए या वायसराय बन के आए, इन तीनों के बारे में हम लोग इस वीडियो में एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, ये जो वीडियो है, ये जो टॉपिक्स है, ये टॉपिक्स का कम से कम 2-3 वीडियो आएगा। ठीक है, पहले 3-4 वीडियो आएगा कम से कम। पहले वीडियो में आपका गवर्नर के बारे में बताएंगे, जिसमें बंगाल के गवर्नर कौन थे, उन्होंने क्या क्या किया, उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सब हम बताएंगे। ठीक है, वो सारे आपके एग्जाम के लिए वीवीआई होंगे, वेरी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, और अगला होगा आपका गवर्नर जनरल से रिलेटेड। ठीक है, एक बंगाल के गवर्नर के बारे में बताएंगे, फिर एक पूरे भारत के गवर्नर जनरल के बारे में बताएंगे, और फिर अगला वीडियो आएगा कि पूरे भारत के वायसराय के बारे में बताएंगे। ठीक है, और सबके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताते जाएंगे कि किन लोगों ने अपने शासनकाल में क्या क्या काम किया भारत में रह के। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, हर एग्जाम में इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक नहीं कई क्वेश्चन इससे रिलेटेड आते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसको याद रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए हम आप लोगों के लिए पीडीएफ के थ्रू बहुत अच्छे से अट्रैक्टिव वे में आप लोगों के पीडीएफ तैयार करके लेकर के आए हैं और वीडियो के माध्यम से आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप लोग फोकस होकर के इस वीडियो को देखिएगा पूरा, तो आपको गारंटी लेते हैं हम कि आपको दोबारा बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहीं पर सारा कुछ हम आपको याद करवा देंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला हम लोग स्टार्ट करेंगे, देखेंगे कि कौन पहले और अंतिम गवर्नर के बारे में। ठीक है, कि पहला गवर्नर कौन बना, अंतिम गवर्नर कौन था, पहला गवर्नर जनरल कौन बना, अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, पहला वायसराय कौन बना और अंतिम वायसराय कौन था। ठीक है, ये इससे हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, बंगाल का पहला गवर्नर कौन बना था, भारत का पहला वायसराय कौन बना था, अंतिम वायसराय कौन था, ये सारे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, डायरेक्ट पूछे जाते हैं एग्जाम में आपके, चाहे वो पीसीएस लेवल का हो, बीपीएससी हो, यूपी पीसीएस हो या फिर आपका एनटीपीसी, दरोगा, एसएससी, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं ये सब क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आपके ईपीएफओ के लिए तो बहुत ही स्पेशल टॉपिक है ये, यही से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे ईपीएफओ में, याद रखिएगा। 9 मई को आपको एग्जाम होने वाला है ईपीएफओ का, इसलिए अपना कमर कस लीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। और उसमें सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री आने वाला हो ईपीएफओ में, और कोई सब्जेक्ट नहीं आ रहा है। एशियंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री, ये सब कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री आ रहा है। और वो भी मॉडर्न हिस्ट्री में आपको इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के बारे में आएगा। ठीक है, मतलब आज़ादी की जो लड़ाई लड़ी गई है उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स है वो आएंगे। और ये सारा टॉपिक्स जो हम आपको कवर कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री में, वो आपका ईपीएफओ स्पेशल ही है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। चलिए, तो देखिए सबसे पहले ये देखिए कि पहले क्या हुआ था कि सबसे पहले गवर्नर का पोस्ट आया था।
ठीक है। अब वो गवर्नर सिर्फ और सिर्फ बंगाल में हुए करते थे, ठीक है। पहले ब्रिटिश काल में सबसे पहली बार जब ब्रिटिश ने अपना एडमिनिस्ट्रेशन भारत पर करना शुरू किया, पहले तो वो सिर्फ व्यापार के लिए आए थे, व्यापार के बाद वो एडमिनिस्ट्रेशन भी संभालने लगे, एडमिनिस्ट्रेशन को भी अपने अंडर में लेने लगे। तो उस समय उनकी 3 प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे, ये 3 प्रेसिडेंसी होती थी, तीनों में अपने अपने अलग अलग गवर्नर होते थे, ठीक है। और वो अपने अपने प्रेसिडेंसी को संभालते थे। लेकिन वो हुआ क्या कि सबसे पहले जो गवर्नर बनाए गए भारत में वो बंगाल के गवर्नर बनाए गए, ठीक है। बंगाल में एक गवर्नर का पोस्ट आया और वो गवर्नर क्या करता था कि पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को संभालता था, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को, ठीक है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन बना, तो याद रखिएगा सबसे पहली बार जो बंगाल के गवर्नर बनाए गए थे वो क्लाइव को बनाया गया था, रॉबर्ट क्लाइव को, ठीक है। वही क्लाइव जो आपको हम पहले पढ़ा चुके हैं, 1757 की जो क्रांति थी, प्लासी का युद्ध जो हुआ था, उस युद्ध में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाए थे ये क्लाइव। ये वही क्लाइव है जिनको अंग्रेज ने कहा था ये स्वर्ग से उतरे हुए सेना नायक है। ये वही क्लाइव है जो पहले जो जमीन से उठ करके सीधे आसमान तक पहुंच गए थे, मतलब वो पहले अंग्रेज सरकारी ऑफिसर जो होते थे उनके किचन में ये काम करने वाला बंदा था, मतलब ये किचन को संभालता था, बर्तन झाड़ू पोछा ये सब काम करता था। वो अपनी काबिलियत के बेसिस पर धीरे धीरे अपने पोस्ट को बढ़ाता गया, सीधे सेना में एंट्री हो गया, सेना में अपने कौशल को दिखा करके वो सेनापति बन गया। और सेनापति बनने के बाद जब वो 1757 का पहला युद्ध जीतता है, प्लासी का युद्ध, तो उसी के बाद इन क्लाइव को गवर्नर बना दिया जाता है बंगाल का, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था तो वो क्लाइव थे। और अंतिम गवर्नर कौन आए बन करके, तो क्लाइव के बाद का अंतिम गवर्नर वैरेन हेस्टिंग। क्लाइव और वैरेन हेस्टिंग के बीच में और भी बहुत सारे गवर्नर बन के आए थे, लेकिन आपको मेन पूछता है प्रथम गवर्नर कौन था और अंतिम गवर्नर कौन था। तो प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव थे और अंतिम गवर्नर वैरेन हेस्टिंग थे, ठीक है। अब आइए आगे। अब उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। पहले सिर्फ और सिर्फ बंगाल का क्या था, बंगाल का गवर्नर का पोस्ट हुआ था करता था, गवर्नर जनरल नहीं होते थे, गवर्नर होते थे, ठीक है। लेकिन 1773 का जो चार्टर एक्ट आया, उस चार्टर एक्ट के बाद इस गवर्नर के पोस्ट को गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक है। तो आपसे पूछा जाता है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना, तो वो आपके वैरेन हेस्टिंग बने, ठीक है। अंतिम गवर्नर वैरेन हेस्टिंग थे और प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने, तो वैरेन हेस्टिंग बने, ठीक है। तो ध्यान में रखना है, कुछ ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। अगर पूछा जाए कि बंगाल का प्रथम गवर्नर क्लाइव, अंतिम गवर्नर वैरेन हेस्टिंग, और अगर आपसे पूछे बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल पूछे, अगर उसमें जनरल लगा दे तो प्रथम गवर्नर जनरल, अंतिम वाले जो होंगे वही प्रथम में आ जाएंगे। तो प्रथम गवर्नर जनरल वैरेन हेस्टिंग और अंतिम गवर्नर जनरल कौन हो जाएंगे, बेंटिक होंगे, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। इसको याद रखिएगा। ठीक है। तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन हो जाएंगे, तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल आपके हो जाएंगे वैरेन हेस्टिंग और अंतिम हो जाएंगे विलियम बेंटिक। बस आपको याद रखना है कि अंतिम वाले प्रथम में आ जा रहे हैं, ठीक है। बस खाली आपको अंतिम वाले को प्रथम में कर देना है, ठीक है। तो आपके बंगाल का प्रथम गवर्नर पूछे तो आपको क्लाइव हो जाएंगे और अंतिम गवर्नर तो वैरेन हेस्टिंग, ठीक है। और अगर बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल पूछे तो वैरेन हेस्टिंग और अंतिम गवर्नर जनरल पूछे तो लॉर्ड विलियम बेंटिक रहेंगे, ठीक है। अब फिर अगर यही लॉर्ड विलियम बेंटिक जो अंतिम गवर्नर जनरल थे, फिर बाद में इनको भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक है। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछे तो प्रथम गवर्नर जनरल, अंतिम वाले यहाँ प्रथम में आ जाएंगे विलियम बेंटिक, और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग थे, ठीक है। तो और फिर उसके बाद अगर भारत का प्रथम वायसराय पूछे तो प्रथम वायसराय कौन थे, तो अंतिम वाले फिर प्रथम में आ जाएंगे। तो भारत का प्रथम वायसराय कौन हो जाएंगे, तो लॉर्ड कैनिंग, और अंतिम वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन थे, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना है कि अगर आपसे बंगाल का खाली गवर्नर पूछे कि पहला गवर्नर कौन, तो क्लाइव, अंतिम गवर्नर कौन, तो वैरेन हेस्टिंग। फिर जब 1773 का एक्ट आता है, रेगुलेटिंग एक्ट, हम आपको पॉलिटी के वीडियो में सारा एक्ट हम पढ़ा चुके हैं, अगर आपको फिर से पढ़ना है तो आप जाके वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, इस रेगुलेटिंग एक्ट के बाद इस गवर्नर के पोस्ट को हटा के गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो फिर बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन बना, तो वैरेन हेस्टिंग बने, और अंतिम गवर्नर कौन बना, तो विलियम बेंटिक बने।
ठीक है। और फिर जब बंगाल के गवर्नर जनरल जो थे उसके बाद अब आपको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। जैसे जैसे आपका ब्रिटिश की ताकत बढ़ती जा रही थी, तो वो अब बंगाल से सीधे सीधे बढ़ते बढ़ते वो पूरे भारत पर अपना राज शुरू कर दिए थे। ठीक है, तो अब जाके पूरे भारत का गवर्नर जनरल का पोस्ट आ गया। वो कब आया था? तो वो 1833 के चार्टर एक्ट में आया था। ये पिछले पॉलिटी के वीडियो में हम बताए हैं। ठीक है, कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? तो वो बने लॉर्ड विलियम बेंटिक। मतलब अंतिम वाला जो रह रहा है ऊपर में वही पहले बन जा रहा, पहले वाला आ जा रहा है। ठीक है, तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। और अंतिम गवर्नर जनरल कौन बने? तो लॉर्ड कैनिंग बने। फिर जब 1857 की क्रांति होती है, तो उस क्रांति के बाद कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया जाता है और ब्रिटिश क्राउन का शासन स्टार्ट हो जाता है। और फिर उसके बाद गवर्नर जनरल का जो पोस्ट था, वो गवर्नर जनरल के पोस्ट को खत्म करके वायसराय का पोस्ट लाया जाता है। तो अब भारत का वायसराय अब बन जाता है। तो जो अंतिम गवर्नर जनरल जो पहले था, वही क्या होता है? भारत का पहला वायसराय बन जाता है। तो भारत का पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। और अंतिम वायसराय कौन था? माउंटबेटन थे। ठीक है, अब उसके बाद आपसे पूछता है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? मतलब कि जब भारत आज़ाद हो गया था, तो आज़ादी के बाद भी पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो याद रखिएगा, आज़ादी के बाद वायसराय पद को हटा दिया गया था। वायसराय पोस्ट को हटा के फिर से गवर्नर जनरल का पोस्ट ला दिया गया था। और जब तक संविधान बन नहीं गया था, तब तक भारत का जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? माउंटबेटन थे। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन। तो अगर आपसे पूछा जाए, इसमें कंफ्यूज कराता है क्वेश्चन दे करके। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। अगर आपसे पूछे कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछे, तो वो लॉर्ड माउंटबेटन होंगे। और अगर पूछे कि स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल अगर पूछे, तो वो आपको थे सी राजगोपालाचारी। ठीक है, तो अगर प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल पूछे स्वतंत्र भारत का, तो सी राजगोपालाचारी होंगे। और प्रथम गवर्नर जनरल खाली पूछे तो वो माउंटबेटन होंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं 1947 से 48 तक। आज़ादी के बाद ये माउंटबेटन रहे, उसके बाद इनको हटा करके फिर भारतीय गवर्नर जनरल बना दिया गया 48 से लेकर 50 तक। और उसके बाद फिर गवर्नर जनरल का पोस्ट समाप्त हो गया हमेशा के लिए। ठीक है, तो बस इसको आपको ध्यान में रखना है, याद रखना है कि बंगाल का गवर्नर, फिर अगला आएगा बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, फिर आएगा भारत का गवर्नर जनरल, फिर भारत का प्रथम वायसराय आएगा, और फिर उसके बाद स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल आएगा, और स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल आएगा। ठीक है, तो बस इसी तरीके से याद रखना है कि इस तरीके से पहले में आपके क्या आ जाएंगे? पहले में आपके क्लाइव। ठीक है, फिर क्लाइव के बाद वैरन हेस्टिंग फिर यहाँ आ जाएंगे, फिर लॉर्ड कैनिंग आएंगे, लॉर्ड विलियम बेंटिक आएंगे, फिर बेंटिक फिर इधर आ जाएंगे, तो फिर लॉर्ड कैनिंग आ जाएंगे, फिर लॉर्ड कैनिंग फिर यहाँ आ जाएंगे, तो फिर लॉर्ड माउंटबेटन आ जाएंगे। ठीक है, माउंटबेटन फिर यहाँ आ जाएंगे, तो उसके बाद सी राजगोपालाचारी आ जाएंगे। ठीक है, बस इसी तरीके से आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अब अगला स्टार्ट करते हैं हम लोग आगे। यहाँ हम आशा करते हैं कि ये आपको सारा पूरा याद हो गया होगा। ठीक है, आपको हम रिवीजन भी करवा दिए हैं। अगर आपको नहीं समझ में आए तो फिर से एक बार दोबारा वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। अब हम लोग इन सभी के बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक है, इन सभी के मतलब पूरे के बारे में आज ही नहीं पढ़ेंगे। आज वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भारत का, ये बंगाल का गवर्नर पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट जो है बंगाल का गवर्नर जो है उसके बारे में पढ़ेंगे कि क्लाइव से लेकर के वैरन हेस्टिंग तक टोटल कितने गवर्नर आए और इन लोगों ने क्या क्या काम किया, ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं बंगाल के गवर्नर के बारे में। तो सबसे पहले बंगाल के गवर्नर कौन बने थे? तो वो बने थे आपके क्लाइव। ठीक है, क्लाइव सबसे पहले गवर्नर बने थे। तो ये इनका डेट भी याद रखना है कि ये कब से कब तक बने थे। तो याद रखिएगा इनका डेट कब से कब तक बने थे। तो वो थे आपको 1757 से लेकर के 60 तक। ठीक है, 1757 को प्लासी का यूज होता है, उसके बाद उनको गवर्नर बना दिया जाता है बंगाल का। तो 1757 से लेकर के 60 तक ये रहते हैं क्या? बंगाल के गवर्नर रहते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद दोबारा फिर से बन के आते हैं 1765 में। तो 1765 से फिर 67 के बीच में रहते हैं। जो बक्सर का युद्ध के बाद जो इलाहाबाद की जो संधि होती है, तो ये संधि कौन करते हैं? यही रॉबर्ट क्लाइव ही करते हैं। ठीक है, तो याद रखना है रॉबर्ट क्लाइव का कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1757 से 60 है, और उसके बाद 1765 से 1767।
ठीक है, डेट याद रखिएगा। तो चलिए अब हम लोग इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं कि इन्होंने क्या क्या किया अपने शासनकाल में। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर और ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक था ये क्लाइव। ठीक है, तो रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का प्रथम गवर्नर कहा जाता है और ये ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक भी माना जाता है, क्योंकि इन्होंने ही ब्रिटिश साम्राज्य को धीरे धीरे और फैलाना शुरू कर दिया था और एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया था युद्ध जीतने के बाद, प्लासी का युद्ध जीतने के बाद। ठीक है, अगला 1757 में प्लासी का युद्ध और 1759 में जो वोदरा का युद्ध का नेतृत्व किया, मतलब इन्होंने दो युद्ध का नेतृत्व किया था, एक तो प्लासी का युद्ध ये जीते थे और फिर एक जो वोदरा का युद्ध 1759 में हुआ था जिसमें इन्होंने डचों की पूरी तरीके से समाप्ति कर दी थी, समाप्त कर दिया था, मतलब भारत से निकाल दिया था। तो ये कौन थे, ये किसने किया था, तो रॉबर्ट क्लाइव ने ही किया था। ठीक है, याद रखना है 1757 में जो प्लासी का युद्ध इन्होंने ही लड़ा था और 1759 में जो वोदरा का युद्ध हुआ था इन्होंने ही, इन्हीं के नेतृत्व में लड़ा गया था। ठीक है, दोनों युद्ध ये जीते थे। अगला आइए, अगला कह रहा है कि इस वर्ग से उत्पन्न गवर्नर कहा गया है। ठीक है, इसे रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न गवर्नर जनरल कहा गया। हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि ये इनके लिए कहा गया, ये पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में कि किस गवर्नर जनरल को स्वर्ग से उतरा हुआ गवर्नर जनरल कहा जाता है। तो किनके बारे में ये बात कही गई है, तो ये रॉबर्ट क्लाइव को कही गई है। क्यों, क्योंकि ये एक किचन में काम करने वाला आदमी, ये धीरे धीरे अपनी काबिलियत के बेसिस पर ये सीधे बन जाता है, बंगाल का गवर्नर बन जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना है। ठीक है, तो चलिए आगे आते हैं। अगला, इलाहाबाद की संधि इन्होंने ही की थी। ठीक है, 1765 में जब बक्सर का युद्ध होता है, बक्सर के युद्ध 1764 में होता है, उस बक्सर के युद्ध के बाद जो इलाहाबाद की संधि होती है, वो इलाहाबाद की संधि के समय कौन आ जाते हैं, फिर रॉबर्ट क्लाइव आ जाते हैं और वही क्या करते हैं, इलाहाबाद की संधि करते हैं 1765 में। दो संधि होती है, एक होती है रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के साथ और दूसरा होता है शुजाउद्दौला, अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ संधि होती है। ठीक है, तो एक संधि होती है आपको 12 अगस्त को 1765 को शाह आलम द्वितीय के साथ, एक 16 अगस्त 1765 को शुजाउद्दौला के साथ। ठीक है, बक्सर की संधि, इलाहाबाद की संधि होती है बक्सर के युद्ध के बाद। ठीक है, ये भी पूछा जाता है कि इलाहाबाद की संधि किसके साथ हुई थी या किसने किया था, तो रॉबर्ट क्लाइव ने ही किया था 1765 में। ठीक है, अगला, इसने मोहम्मद रजा खान को बंगाल का और सिताब राय को बिहार का उप दीवान नियुक्त किया था। ठीक है, याद रखिएगा जब बक्सर की संधि हो जाती है, तो बक्सर की संधि जब वो करते हैं, इलाहाबाद की संधि जब वो करते हैं शाह आलम द्वितीय से, तो उस इलाहाबाद की संधि में शाह आलम द्वितीय से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी उनसे छीन ली जाती है, उनसे ले ली जाती है। मतलब जितना भी टैक्स और से रिलेटेड जो भी वर्क है वो सारा अब चला जाता है अंग्रेज के अंदर में। ठीक है, और उसी के बाद अंग्रेज क्या करते हैं कि ये बंगाल में एक दीवान नियुक्त करते हैं जिनका नाम है बंगाल में मोहम्मद रजा खान को बंगाल में नियुक्त किया जाता है और सिताब राय को बिहार के का उप दीवान नियुक्त किया जाता है। और यही लोग क्या करते हैं कि अंग्रेज के अंडर में काम करते हैं। ठीक है, ये संभालते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ये पूछा भी जाता है कि बंगाल का उप दीवान किसको बनाया गया था, तो मोहम्मद रजा खान को, और बिहार का उप दीवान किसको बनाया गया था, तो सिताब राय को। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन, बंगाल में द्वैत शासन 1765 में क्लाइव ने ही लगाया था। याद रखिएगा, द्वैत शासन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि ये द्वैत शासन कब से कब तक चला था, तो 1765 से लेकर के 1772 तक ये बंगाल में द्वैत शासन चला था। और इसी द्वैत शासन के कारण बंगाल में अकाल पड़ा था 1770 में, बहुत भयानक अकाल आया था। ठीक है, बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई थी इसमें। तो याद रखिएगा, अगर पूछा जाता है एग्जाम में कि बंगाल में द्वैत शासन कब लगा था, तो 1765 में, और किसने लगाया था, तो क्लाइव ने हटाया था। और बंगाल ये द्वैत शासन बंगाल में कब खत्म हुआ, तो 1772 में इसको समाप्त कर दिया गया था। और किसने खत्म किया, तो अंतिम गवर्नर जो थे बंगाल के वैरन हेस्टिंग, उन्होंने खत्म किया। ठीक है, तो याद रखिएगा इस चीज को कि बंगाल में द्वैत शासन किसने लगाया, क्लाइव। कब लगाया, 1765 में। अब इनका अगला पॉइंट है, श्वेत विद्रोह जो हुआ था वो इन्हीं के समय हुआ था। ठीक है, श्वेत विद्रोह मतलब कि इन्हीं के, अंग्रेज के ही जो सैनिक थे, श्वेत विद्रोह इसका नाम इसलिए दिया गया है कि इन्हीं के जो खुद के जो सैनिक थे, ब्रिटिश सैनिक, वो अपने अंग्रेज के खिलाफ ही, मतलब सरकार के खिलाफ ही उन्होंने क्या किया था, विद्रोह कर दिया था। क्यों, क्योंकि दोहरा भत्ता जो उनको मिलता था अंग्रेजों को, वो क्लाइव के द्वारा बंद कर दिया गया था। ठीक है, जो अंग्रेज सैनिक थे उनको, अंग्रेज सैनिक को सरकार की तरफ से दोहरा भत्ता दिया जाता था, तो उसको क्लाइव ने बंद करवा दिया था। उसी के बदले में, उसी के अगेंस्ट में उन्होंने श्वेत विद्रोह शुरू किया था। तो याद रखिएगा, श्वेत, ये भी पूछा जाता है कि श्वेत विद्रोह किसके समय शुरू हुआ था, तो रॉबर्ट क्लाइव के समय ही शुरू हुआ था।
ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इन पॉइंट को आपको याद रखना है, ये सारा पॉइंट एक एक करके, कि इस प्लासी का युद्ध और वोद्रा का युद्ध किसके नेतृत्व में हुआ था, रॉबर्ट क्लाइव। किसे स्वर्ग से उत्पन्न गवर्नर कहा जाता है, तो रॉबर्ट क्लाइव को ही कहा जाता है। इलाहाबाद की संधि किसने की थी, तो रॉबर्ट क्लाइव ने की थी। कब की थी, तो 12 अगस्त 1765 को शाह आलम द्वितीय के साथ, और 16 अगस्त 1765 को शुजाउद्दौला के साथ। ठीक है। और इस संधि में क्या होता है कि शाह आलम द्वितीय से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी छीन ली जाती है। ठीक है। और शुजाउद्दौला के साथ जो संधि होती है, तो उस संधि में उनको 50 करोड़ रुपया देना होता है उसके बदले में। ठीक है, फाइन के रूप में। और अगला कि इन्होंने, रॉबर्ट क्लाइव ने ही बंगाल का उप दीवान बनाया था मोहम्मद रजा खान को, और बिहार का उप दीवान बनाया किसको, सीताब राय को। ठीक है, ये भी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना किसने की, तो रॉबर्ट क्लाइव ने ही शुरू की थी। कब की थी, तो 1765 में द्वैत शासन लगाया था। और कब खत्म किया गया, 1772 में। किसने खत्म किया, तो वैरेन हेस्टिंग ने खत्म किया। ठीक है। श्वेत विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ था, तो रॉबर्ट क्लाइव के ही शासनकाल में हुआ था। ठीक है। चलिए अब आगे आते हैं। 1757 से लेकर के 1760 तक गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो थे क्लाइव। 1760 के बाद फिर आते हैं हॉलवेल। ठीक है, 1760 में जो हॉलवेल आते हैं, वो हॉलवेल सिर्फ एक ही साल के लिए आते हैं, उसके बाद फिर वो चले जाते हैं। तो 1760 में अगला गवर्नर कौन आता है बंगाल का, तो हॉलवेल आते हैं। इनके बारे में इंपॉर्टेंट क्या है कि ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि जो ब्लैक होल की जो घटना हुई थी सिराजुद्दौला के समय 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ था, उस प्लासी के युद्ध से पहले जो बंगाल में ब्लैक होल की जो घटना हुई थी, काल कोठरी की घटना जिसको हम लोग कहते हैं, हम इससे पहले वाले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं ये क्या था। इसमें एक छोटे से कमरे में बहुत सारे अंग्रेज़ों को बंद कर दिया गया था, 143 या 123 अंग्रेज़ को बंद कर दिया गया था एक छोटे से कमरे में, और रात में बंद कर दिया गया था। और सुबह में जब खुला गया तो सारे के सारे लोग मर गए थे, सब अंग्रेज़, बस एक आध दो अंग्रेज़ बचे थे। तो इसी को हम लोग ब्लैक होल या काल कोठरी की घटना कहते हैं। ये कब हुई थी ये घटना, तो 20 जून 1756 को हुई थी। ये भी डेट पूछा जाता है कि जो काल कोठरी की घटना और ब्लैक होल की जो घटना हुई थी वो कब हुई थी, तो वो 20 जून 1756 को हुई थी। ठीक है। और इस घटना को किसने उजागर किया था, ये भी पूछा जाता है, तो हॉलवेल ने किया था। यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हॉलवेल से आता है, और कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं आता है। ठीक है। तो हॉलवेल से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, यही पूछा जाए कि ब्लैक होल की घटना को उजागर किसने किया, या काल कोठरी की जो घटना थी उसके बारे में किसने बताया, किसने उल्लेख किया, तो ये हॉलवेल ने ही बताया था इसके बारे में। ठीक है। चलिए, अब ये पहला गवर्नर आपका क्लाइव 57 से 60 तक। अगला आया हॉलवेल 1760 में। फिर उसके बाद अगला आता है 1760 से 65 तक वेंसीटाट आते हैं। ठीक है, वेंसीटाट ये अगले गवर्नर आते हैं। हॉलवेल जो आता है 1760 में, वो कुछ ही महीनों के लिए आता है, उसके बाद फिर चला जाता है। फिर 1760 में से लेके 65 तक आते हैं अगले गवर्नर, जिनका नाम है वेंसीटाट। याद रखिएगा, पहले गवर्नर क्लाइव, दूसरे गवर्नर हॉलवेल, और तीसरे गवर्नर वेंसीटाट। कब से कब तक, 1760 से लेके 1765 तक। ठीक है। तो इनसे भी कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता, बस सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं इनसे, वेंसीटाट से, कि इनके समय में ही जब 1760 से लेके 65 तक जब ये बंगाल के गवर्नर बने, तो इन्हीं के समय 3 युद्ध होता है। एक 1761 में पानीपत का युद्ध, और पानीपत का तीसरा युद्ध होता है 1761 में, और 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। ठीक है, 2 युद्ध होता है, एक 1761 में पानीपत का युद्ध, और 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। ठीक है। तो वेंसीटाट जो तीसरे गवर्नर बन के आए, वेंसीटाट कब से कब तक, 60 से लेके 65 तक। तो इनके समय में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, तो यही पूछा जाता है कि पानीपत का तृतीय युद्ध या फिर बक्सर का युद्ध किनके समय हुआ था, किनके समय हुआ था, या उस समय बंगाल के गवर्नर कौन थे, ये पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है वेंसीटाट थे। 1760 से लेके 65 तक गवर्नर कौन बन के रहे, वेंसीटाट। डेट आपको याद रखना है, इन लोगों का डेट भी पूछता है। रॉबर्ट क्लाइव कब से कब तक, 57 से 60। फिर उसके बाद 60 में हॉलवेल आते हैं, और फिर वो 60 में चले भी जाते हैं। और फिर उसके बाद अगले तीसरे आते हैं 60 से लेके 65 तक, 5 साल रहते हैं, वो कौन आते हैं, वेंसीटाट। और फिर 65 से लेके 67 तक फिर आते हैं रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है। तो 60 से 65 के बीच में जो वेंसीटाट आते हैं, इनके समय क्या क्या हुआ, तो पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में, और 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है, एग्जाम में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन।
अब आते हैं वेंसिटाट के बाद वेरेलस्ट आते हैं, ठीक है। वेरेलस्ट चौथे गवर्नर, ठीक है। जैसे कि इनके वेंसिटाट के बाद आते हैं रॉबर्ट क्लाइव आते हैं, जो कि हम आपको पहले ऊपर में पढ़ा चुके हैं, इसलिए दोबारा यहाँ पर नहीं लिखे हैं, ठीक है। तो 1760 से 65 तक वेंसिटाट हुए और 65 से 67 तक 2 साल के लिए फिर आते हैं रॉबर्ट क्लाइव। और जब वो आते हैं तो उसी समय वो इलाहाबाद की 2 संधि करते हैं, एक 12 अगस्त एक 16 अगस्त को, एक शाह आलम द्वितीय के साथ और एक करते हैं शुजाउद्दौला के साथ। और उसी के बाद बंगाल का दीवान मोहम्मद रजा खान को और बिहार का उप दीवान शिताब राय को बनाते हैं, ठीक है। तो 1765 से 67 तक 2 साल के लिए रॉबर्ट क्लाइव रहते हैं। अब फिर उसके बाद 1767 के बाद आपको फिर आते हैं 1767 में फिर आते हैं वेरेलस्ट, ठीक है। 1767 से 69 तक रहते हैं। 1767 से 69 तक कौन रहते हैं? वेरेलस्ट रहते हैं। तो वेरेलस्ट का काम क्या रहता है, ये क्या करते हैं? तो द्वैत शासन के समय यही गवर्नर जनरल थी, इसको याद रखिएगा कि ये कभी कभी पूछ सकता है कि द्वैत शासन के समय गवर्नर जनरल कौन था, तो वेरेलस्ट है, ठीक है। द्वैत शासन लगाया किसने था? रॉबर्ट क्लाइव ने लगाया था 65 में, और फिर वो 67 में चला गया था। फिर 67 में कौन आए थे? वेरेलस्ट आए थे। कब तक रहे? 69 तक। इनके समय द्वैत शासन लगा हुआ था बंगाल में, और वो द्वैत शासन कब से कब तक चला? तो 65 से लेकर 72 तक चला था, ठीक है। और इनके समय ही प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध भी हुआ था, याद रखिएगा। ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वेरेलस्ट, लेकिन फिर भी कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था, तो वो वेरेलस्ट है, ठीक है। प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध जो हुआ था वो कब हुआ था? 1767 में ही हुआ था, उसी समय वो शुरू हुआ था। और प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध में कौन जीता था? हैदर अली जीते थे। ये युद्ध के बारे में हम आपको डिटेल में पढ़ा चुके हैं, ठीक है। आप जाकर के पिछले वीडियो में जाकर के देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। स्पेशल टॉपिक आपको पूरा एक टॉपिक बनाया है एंग्लो मैसूर युद्ध का, और एक स्पेशल वीडियो बनाए हैं, ठीक है। और उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवाए हैं, आप जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। तो वेरेलस्ट से इंपॉर्टेंट क्या है? कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस 2 चीज़ याद रखना है, द्वैत शासन इनके समय था और प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध जो हुआ था वो इन्हीं के समय हुआ था, वेरेलस्ट के समय, ठीक है। वेरेलस्ट कब से कब तक थे? तो 1767 से लेकर 69 तक, ठीक है। इन लोगों का डेट याद रखना है, कभी कभी डेट मैच द फॉलोइंग में भी दे देता है, मतलब मिलान करने के लिए भी दे देता है कि ये गवर्नर जो है वो कब से कब तक थे, ये कब से कब तक थे, इनको मिलाने के लिए भी दे देता है, ठीक है। तो ये कौन थे? चौथे गवर्नर। पहले कौन है? रॉबर्ट क्लाइव, दूसरे हॉलवेल, तीसरे पहले आपके रॉबर्ट क्लाइव, दूसरे हॉलवेल, तीसरे वेंसिटाट और चौथे वेरेलस्ट बन के आए, ठीक है। वेरेलस्ट के बाद अब आते हैं 5वें गवर्नर कार्टियर आते हैं, ठीक है। कार्टियर आते हैं, ये 1769 से 72 तक रहते हैं, ठीक है। तो 69 से 72 तक कौन रहते हैं? कार्टियर रहते हैं। इनके समय में इंपॉर्टेंट क्या था, तो याद रखिएगा, इसमें एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि बंगाल में जो भयंकर अकाल आया था वो कब आया था? 1770 में। तो जब बंगाल में भयंकर अकाल आए थे तो उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तो यही थे, कार्टियर थे, ठीक है। तो इसको याद रखना है कि बंगाल के अकाल के समय वहाँ का गवर्नर कौन था? तो वो कार्टियर थे। वो कब से कब तक थे? 69 से 72 तक, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए, जब बंगाल में जब भयंकर अकाल आया था 1770 में, तो इसी के चलते इनको वापस फिर से बुला लिया जाता है। ये सही से सही तरीके से बंगाल के एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं चला सके थे, तो इसी वजह से इनको वापस बुला लिया जाता है और वैरेन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर बना के भेज दिया जाता है। तो जैसे ही वैरेन हेस्टिंग बंगाल के गवर्नर बन के आते हैं तो ये तुरंत क्या करते हैं कि द्वैत शासन को समाप्त कर देते हैं, ठीक है, 1772 में। तो कार्टियर कब से कब तक रहे? 1769 से 72 तक रहे, ठीक है। तो बस यही एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि बंगाल में जो भयंकर अकाल आया था 1770 में वो किसके शासनकाल में आया था? तो वो कार्टियर के शासनकाल में था, ठीक है, 1770 में। चलिए, तो ये आपके 5वें कार्टियर हो गए। अब उसके बाद लास्ट गवर्नर आते हैं, बंगाल के सबसे अंतिम गवर्नर। वो अंतिम गवर्नर कौन थे? तो वो आपके आते हैं वैरेन हेस्टिंग, ठीक है। सबसे अंतिम जो गवर्नर होते हैं वो वैरेन हेस्टिंग बन करके आते हैं, और ये बंगाल के अंतिम गवर्नर भी रहते हैं। और फिर उसके बाद जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है तो उसमें बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल भी बन जाते हैं, ठीक है। तो अब जो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे उसमें आपका बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, तो यहाँ जो हम लोग पढ़ेंगे वैरेन हेस्टिंग के बारे में, तो वो दोनों चीज़ कवर हो जाएगा, बंगाल का अंतिम गवर्नर और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। ये दोनों कौन थे? वैरेन हेस्टिंग ही बने थे, तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग
इसके बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ से जो आपका स्टार्ट होगा वो बंगाल का गवर्नर जनरल स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बंगाल के गवर्नर जनरल, बंगाल का अंतिम गवर्नर और प्रथम गवर्नर जनरल दोनों एक साथ देख लेते हैं वैरेन हेस्टिंग को। तो ये कब से कब तक थे, देखिए 1772 में वो आ जाते हैं, 1772 में वैरेन हेस्टिंग आ जाते हैं। तो 72 से 73 तक जब तक रेगुलेटिंग एक्ट नहीं आता तब तक तो वो बंगाल के गवर्नर बने रहते हैं। लेकिन जैसे ही 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है, तो उस रेगुलेटिंग एक्ट आने के बाद वो अब बन जाते हैं बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल। ठीक है, अब इनके बारे में हम लोग पढ़े हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्होंने क्या क्या किया। देखिए 1781 का अधिनियम, इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल तथा उसकी काउंसिल एवं कलकत्ता उच्च न्यायालय के मध्य शक्तियों का कार्य क्षेत्र स्पष्ट रूप से विभाजित कर दिया था। मतलब पहले क्या था कि एडमिनिस्ट्रेशन और जो न्याय थी, न्यायालय, जस्टिस, ये दोनों एक साथ मिलकर काम करते थे और इसी वजह से सही तरीके से निष्पक्ष न्याय सभी को नहीं मिल पाता था, क्योंकि बंगाल के जो गवर्नर होते थे वो अपने अंडर में जस्टिस को कर करके और जिसको चाहते थे उसी को न्याय दिलवा देते थे। तो इसी के बाद से क्या हुआ कि जब 1781 का अधिनियम आया, तो उस अधिनियम आने के बाद वो क्या होता है कि गवर्नर जनरल का जो काउंसिल होता है, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन और जो न्यायालय होते हैं, वो दोनों को अलग अलग कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आया। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट है वो इन्हीं के समय आया था। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में भी हम पॉलिटी के वीडियो में बता चुके हैं, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, तो इनके समय क्या क्या हुआ, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट इन्हीं के समय आया और इसी एक्ट के तहत उनको गवर्नर जनरल बनाया गया। फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन और जस्टिस को, कोर्ट को, न्यायालय को अलग अलग कर दिया गया, दोनों की शक्ति को, पावर को अलग अलग कर दिया गया। ठीक है, तीसरा पिट्स इंडिया एक्ट जो आया था वो इन्हीं के समय आया था। 1784 में जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था वो उन्हीं के समय आया था। फिर 1774 में जो रोहिल्ला युद्ध हुआ था वो भी इन्हीं के समय हुआ था। ठीक है, रोहिल्ला युद्ध के बारे में हम आपको आगे बताएंगे डिटेल में जब पढ़ेंगे हम लोग। 1774 में क्या हुआ था, रोहिल्ला युद्ध इन्हीं के समय हुआ था। ठीक है, फिर उसके बाद 1775 से 82 तक प्रथम मराठा युद्ध और 1782 में सालबाई की जो संधि हुई थी वो याद रखिएगा वो इन्हीं के समय हुई थी, वैरेन हेस्टिंग के समय। ठीक है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि जब प्रथम मराठा युद्ध हुआ था 1775 से 82 के बीच में, तो उस युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, तो वैरेन हेस्टिंग थे। ठीक है, तो वैरेन हेस्टिंग के समय ही प्रथम मराठा युद्ध होता है और सालबाई की संधि भी होती है। इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं मराठा के वीडियो में, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट एंग्लो मराठा वार, सेकेंड एंग्लो मराठा वार सब हम बता चुके हैं आपको, उस मराठा वाले वीडियो में आप जाकर के वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो यही प्रथम एंग्लो मराठा वार जो होता है उसके बाद सालबाई की संधि की होती है और उसी सालबाई की संधि से ही इस प्रथम एंग्लो मराठा वार को ख़त्म कर दिया जाता है, समाप्त किया जाता है। ठीक है, तो ये जो सालबाई की संधि और मराठा युद्ध जो हुआ था वो किन के समय हुआ था, तो वैरेन हेस्टिंग के समय हुआ था। ठीक है, फिर अगला आइए 1780 से 1784 के बीच में जो दूसरा मैसूर युद्ध जो हुआ था। ठीक है, एंग्लो मैसूर युद्ध जो कब से कब तक हुआ था, 80 से 84 के बीच में द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध जो हुआ था, वो भी उस समय भी गवर्नर कौन थे, गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो वैरेन हेस्टिंग ही थे। और इसमें ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध में बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, तो वो कौन थे, वैरेन हेस्टिंग। तो इसलिए ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एकदम याद रखना है, यह एक एक पॉइंट से आपको एग्जाम में क्वेश्चन बना के पूछा जाता है। ठीक है, ये सालबाई की संधि के समय की गवर्नर जनरल कौन था, तो वैरेन हेस्टिंग। द्वितीय एंग्लो मैसूर जब हुआ था तो उस समय जो गवर्नर जनरल था बंगाल का वो कौन था, तो वो भी वैरेन हेस्टिंग ही थे उस समय। ठीक है, और इसी द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध में पोर्टोनोवा का युद्ध होता है और उसी युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, 1782 में, याद रखना। चलिए आगे आइए, बनारस के राजा चैत सिंह के साथ इनका विवाद होता है। फिर नंद कुमार को फांसी ये दिलाते हैं, मतलब गलत न्याय, इसीलिए इन लोगों के इनके समय न्याय को और एडमिनिस्ट्रेशन को दोनों को अलग अलग कर दिया गया था, प्रशासन को और न्याय को अलग कर दिया है, क्योंकि जब दोनों एक साथ थे तो इसमें ये लोग मिली भगत आपस में मिल करके वो गलत लोगों को गलत न्याय दिलवा देते थे। ठीक है, नंद कुमार बेचारे बेकसूर थे और उनको फिर भी ज़बरदस्ती उनको फांसी दिलवा दिया गया था जज को अपने साथ मिला करके।
ठीक है। अवध की बेगम के साथ ज्यादती भी की थी इन्होंने, और इसी की वजह से हेस्टिंग पर इंग्लैंड जब वापस लौटे थे तो इनके ऊपर महाभियोग चलाया गया था। इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा पहला गवर्नर जनरल था जो अंग्रेज ब्रिटेन लौटने के बाद उसके ऊपर महाभियोग चलाया गया था, वो कौन था? वैरेन हेस्टिंग। तो इसको याद रखना है, यही एक ऐसे पहले गवर्नर जनरल थे जिनके ऊपर महाभियोग चलाया गया था जब वे वापस ब्रिटेन लौट के गए थे। किस लिए चलाया गया था? क्योंकि नंद कुमार को वो बिना किसी वजह के वो उन्होंने फांसी दिलवा दी थी, गलत आरोप लगा करके, और बेगमों अवध के बेगमों के साथ ज्यादती की थी, और यही वजह है कि इनके ऊपर महाभियोग चलाया गया था। लेकिन बाद में उनको मुक्त, मतलब जो भी उनके विरोध हुए थे, जो भी उनके ऊपर आरोप लगाए थे, उस आरोप से मुक्त कर दिया गया था। ठीक है, तो इसको याद रखना है ये वाला पॉइंट। फिर अगला पॉइंट आपका आता है 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। तो ये भी याद रखना है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किनके समय हुई थी? तो वैरेन हेस्टिंग के समय ही हुई थी, 1784 में। ठीक है, तो 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की जब नींव रखी गई थी तो उस समय बंगाल के गवर्नर कौन थे? तो वैरेन हेस्टिंग थे। ठीक है, फिर बंगाल के द्वैत शासन को समाप्त इन्होंने ही किया। 1772 में कलकत्ता में सदर दीवानी और एक सदर निजामत अदालत की स्थापना की थी इन्होंने। तो याद रखिएगा, कलकत्ता में इन्होंने एक सदर दीवानी और सदर निजामत अदालत की भी स्थापना इन्होंने की थी। ठीक है, जो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था तो उस समय इनको तो गवर्नर जनरल बना दिया गया, और इसी एक्ट के तहत पहली बार कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, और उस कोर्ट में पहले जो चीफ जस्टिस बनाए गए थे वो सर एलिजा इम्पे बनाए गए थे। ये टॉपिक्स हम आपको पॉलिटी के वीडियो में जो एक्ट पढ़ाया है, रेगुलेटिंग एक्ट, सारा उस एक्ट में हम आपको डिटेल में बता चुके हैं कि जो आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया उसमें कौन कौन से पॉइंट लेकर आया था, फिर उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट में क्या क्या पॉइंट था, फिर 1833 का जो चार्टर एक्ट है उसमें क्या क्या पॉइंट था, वो सारा चीज़ हम आपको पॉलिटी के वीडियो में बता चुके हैं। आप जा करके उसमें पॉलिटी के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, 2 वीडियो टोटल बनाए हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, तो और कलकत्ता और बंगाल की राजधानी, कलकत्ता को इन्होंने बंगाल की राजधानी भी घोषित किया था। किसने किया था? तो वैरेन हेस्टिंग ने। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है ताकि इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए तो आप उसको आराम से अटेम्प्ट कर सके। ठीक है, तो वैरेन हेस्टिंग कब से कब तक आ रहे थे? तो इनको तो बंगाल के गवर्नर रहे 72 से 73 तक, 1 साल। फिर बंगाल का जब गवर्नर जनरल बना दिया गया तो वो गवर्नर जनरल बन के रहे थे 1773 से लेकर के 1785 तक। याद रखना, इनका कार्यकाल कभी कभी पूछा जाता है, ये गवर्नर जनरल कब से कब तक बन के रहे? तो 1773 से लेके 1785 तक। ठीक है, और कभी कभी ऑप्शन में ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देता है कि बंगाल के अंतिम गवर्नर कौन थे, तो आपका ये दे देगा। तो बंगाल के जो अंतिम गवर्नर जनरल जो थे वो कौन थे? तो वैरेन हेस्टिंग थे। तो उनका डेट कब है? तो उनका डेट याद रखना है कि वो 72 से 73 थे। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछ जाए कि 1773 से लेकर 1785 तक जो बंगाल के गवर्नर जनरल जो बन के आए थे वो वैरेन हेस्टिंग थे। ठीक है, गवर्नर जनरल, अगर खाली गवर्नर पूछे तो गवर्नर नहीं मानना, गवर्नर जनरल मानना है। ठीक है, कभी कभी आपका खाली गवर्नर भी दे देता है कि ये गवर्नर थे या गवर्नर जनरल थे। तो 73 से 85 गवर्नर जनरल थे, लेकिन 72 से 73 क्या थे? गवर्नर थे खाली। ठीक है, तो बस इतना ही तक याद रखना है। आज हम इतना ही तक पढ़ाएंगे भी आप लोगों को, क्योंकि ये इसमें आपका एक पॉइंट खत्म हो गया, एक टॉपिक्स आपका खत्म हो गया। कौन सा? बंगाल का गवर्नर। अगले वीडियो में हम लेकर के आएंगे बंगाल का गवर्नर जनरल, फिर आके लेकर के आएंगे पूरे भारत का गवर्नर जनरल, और फिर उसके बाद वाइसराय। ठीक है, तो चलिए आज यहीं पर इतना ही में आप लोगों का ख़त्म करते हैं। आप लोग का वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आधा घंटा से ज़्यादा का वीडियो हो गया है, तो इससे ज़्यादा हम आपको वीडियो को आगे नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है, तो आप लोग कोशिश यही कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को रिपीट करके बार बार देखें ताकि आपको आसानी से अच्छे से याद हो जाए। और जाहिर सी बात है कि पढ़ने में तो किताब पढ़ने से ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है वीडियो देख करके पढ़ने में। ठीक है, वो ज़्यादा माइंड में बैठ जाता है। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि आप लोग वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार देखें, उसके बाद इससे रिलेटेड हम आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लेके आएंगे। उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है, उसके बाद आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, चलिए धन्यवाद।